आज कैपेसिटर का हम आखिरी लेक्चर देख रहे हैं। इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और बाकी लेक्चर्स हम उस पर देखेंगे। कैपेसिटर में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, तो वो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर और फिर इंसर्शन ऑफ अ कंडक्टिंग प्लेट इन अ कैपेसिटर के ऊपर था। आज हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतने रेलेवेंट नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक आज की श्रृंखला में होगा स्मार्ट कॉम्बिनेशंस। स्मार्ट कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम ज़्यादातर मेंस, प्रीलिम्स और कई जगह पे पूछ लेता है। तो बेसिकली स्मार्ट कॉम्बिनेशन है क्या? स्मार्ट कॉम्बिनेशन एक्चुअली प्लेट का कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन नहीं। बनाता ये भी कैपेसिटर ही, जैसे मैंने अभी आपको कैपेसिटर का ढेर सारा कॉम्बिनेशन पढ़ा है, 2D में, 3D में, लीनियर में पढ़ा दिया, बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने। तो स्मार्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली कैपेसिटर ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेट्स का मिलकर बना है। सपोज करिए स्टूडेंट्स कि मैंने 4 प्लेट्स को इस टाइप से लगा दिए, ठीक, और मैंने 2 प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया और हाँ ठीक है, 2 प्लेट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, सपोज मैंने इनको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने ए बोल दिया। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये अलग एक कैपेसिटर बना लेगा, ये एक अलग कैपेसिटर है और ये एक अलग कैपेसिटर है। तो बेसिकली आपको कितने कैपेसिटर के? 3 कैपेसिटर्स। अब इन 3 कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस हम फाइंड कैसे करते हैं? कैपेसिटेंस फाइंड करने का बेसिक आइडिया ये है, अगर आपने इस प्लेट को ए माना था, इस पॉइंट को ए माना था, तो इस प्लेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए? ए, और इस पॉइंट पे बी, और इस पॉइंट पे बी। तो ए बी के बीच एक कैपेसिटर, फिर देखिए बी बी के बीच एक कैपेसिटर, और फिर बी ए के बीच एक कैपेसिटर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये दोनों फॉर्म करना, तो इसलिए बीबी के पास कैपेसिटर लगाने का कोई फायदा नहीं। तो अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो ए से बी के बीच में कितना कैपेसिटर है? ए से बी के बीच में कितना? एक। तो एक इधर और एक इधर। सपोज कर लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस सी हो, नेट कैपेसिटेंस 2C के बराबर। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम स्मार्ट कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। जैसे कि अभी हम, अगर हम आपसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ दें, सपोज कीजिए हमने इसको कनेक्ट करके बी पोटेंशियल पे डाल दिया और इसको कनेक्ट करके हमने ए पोटेंशियल पे डाल दिया, तब आप कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे? फिर से सेम काम, इक्वी पोटेंशियल बनाएगा ये ए और ए, फिर बी और बी। अब देखिए ए बी, तो अगर ए और बी 2 पॉइंट्स ले लें, ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए से बी के बीच में एक कैपेसिटर, तीनों पैरेलल में है, तो आंसर 3C। आंसर है आपका 3C। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, ये तो बहुत इजी चीज़ लग रही है। खास बात है, इसको मैं टिपिकल बना सकता हूँ। कैसे? मैं अगर बोल दूँ कि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस 2D है और ये डिस्टेंस 3D है, तो उस केस में कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो पहली कैपेसिटेंस में डिस्टेंस आपको क्या लेनी है? d, अगली में 2D, अगली में 3D। तो इसका मतलब अगर ये कैपेसिटेंस c है तो ये c/2 होगी और ये c/3। अभी भी टिपिकल नहीं हुआ है। सपोज कीजिए मैं प्लेट्स का एरिया ही फर्क कर दूँ, सपोज कीजिए मैं इन दोनों प्लेट्स का कुछ एरिया ले लूँ और इन दोनों प्लेट्स का कुछ एरिया ले लूँ, तब आपको अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा। और टिपिकल करने के लिए मैं चार्ज डेंसिटीज को फर्क कर सकता हूँ, नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे करके हम प्रॉब्लम को और थोड़ा सा टिपिकल बना सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है स्मार्ट कॉम्बिनेशन। हम एक आध क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप मुझे बताइएगा कि स्मार्ट कॉम्बिनेशन में आपका रिजल्ट क्या आया। मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस फर्स्ट। सपोज कीजिए ये आपकी 4 प्लेट्स हैं और मैंने पहली और आखिरी प्लेट को एक ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और इस पॉइंट को मैंने बी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस बताएं। तो अब आप कैसे बताएंगे? फिर से आप सेम काम करेंगे। ए है तो यहाँ पोटेंशियल आया ए, यहाँ आया ए, बी है तो इसमें पोटेंशियल आया बी। पर अब देखिए एक प्लेट बच गई। अब इस एक प्लेट का हम करेंगे क्या? इस एक प्लेट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल इंड्यूस होगा जिसको हम बोल सकते हैं वी, कह देते हैं वी पोटेंशियल होगा। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, और ए और बी के बीच में कौन आ रहा है? कहीं वी। अच्छा, ए से बी के बीच देखिए एक कैपेसिटर कनेक्टेड ये वाला, और बी से बी के बीच ये वाला कैपेसिटर। अच्छा, अब देखिए बी से ए के बीच में एक कैपेसिटर, और ए से बी के बीच में हमसे कैपेसिटेंस पूछा था। अब सिंपल हो गया नहीं? हो गया ना सिंपल। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए से बी के बीच में ये दोनों सीरीज में, अगर ये सी तो ये c/2, और ये c/2 इस सी के साथ पैरेलल में, तो c + c/2 मतलब 3c/2। ये आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अभी तक हम 3 प्लेट्स का डील कर रहे थे। आप अगर कहें तो मैं भी आपको 4 प्लेट वाला क्वेश्चन डील करा देता हूँ। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसी 5 प्लेट्स ले ली है। पहली और आखिरी प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और लास्ट की 2 प्लेट्स को कनेक्ट करके मैंने ए पोटेंशियल दे दिया है, इसको मैंने बी पोटेंशियल दे दिया है, और पहली और आखिरी को मैंने जस्ट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, प्लेट्स ये कनेक्शन वायर है, ऐसा समझ लीजिए। ये पार्ट नहीं है सर्किट का, मतलब सर्किट का पार्ट ही है, और ये कैपेसिटर का पार्ट ही है। ये कनेक्शन वायर है, ये और ये। ठीक, 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं हमारे पास, सिमिलर नेचर की, सेम एरिया की, डिस्टेंस भी सबके बीच का सेम मान लेते हैं। ठीक, जब भी 2 प्लेट्स को मिलाएंगे मान लेते हैं एरिया कैपेसिटेंस उसका आने वाला है कुछ सी। तो अब अगर ए और बी के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस में पूछ लूँ तो आप कैसे निकालेंगे? अगर ये ए है तो इस प्लेट पे भी वोल्टेज आ जाएगा ए और ए, और ये बी है तो इस पे भी आ जाएगा बी। अगर हम इस पे कुछ वोल्टेज वी मान लें तो इस पे भी आ जाएगा वी। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आसान मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो वी वोल्टेज है, ये जो वी वोल्टेज है, ये नेसेसरली बी और ए से कम होगा या बी और ए के बीच में होगा, क्योंकि मेन वोल्टेज जिनके बीच हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें वो कौन है? बी और ए। और जो वोल्टेज आप सपोज करेंगे वो किसके बीच में आएगा? बी और ए के बीच में आएगा। तो आपने ए वोल्टेज बना लिया, आपने यहाँ वी वोल्टेज लिख लिया, और यहाँ पे आपने बी वोल्टेज लिख लिया। अच्छा, वी और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये वाला है, ये वाला कैपेसिटर जो आपका है, ये बी और बी के बीच में, बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है ना? अब इसके बाद ये बी, ये ए और ए के बीच में एक कैपेसिटर है। तो ए और ए तो इक्वल पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहाँ पे कोई चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं होती, ये कैपेसिटर तो है ही नहीं। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। वापस देखिए कैसा सिस्टम बन गया, इस टाइप का सिस्टम आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस टाइप का कैपेसिटेंस वाला सिस्टम फॉर्म हो गया, इसका भी आंसर आपका 3c/2 ही है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप जरा ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। सपोज कीजिए, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सपोज कीजिए कनेक्शन में बीच वाले से दे दूँ, पर ये वाले कनेक्शन को नीचे कर दूँ, तब क्या होगा? अब इस केस में ए यहाँ पे आ गया और एक्स यहाँ पे आ गया, सॉरी वी, जो पोटेंशियल आपने वी माना था वो यहाँ पे आ गया। तो आपका एक कैपेसिटर और इस डायग्राम में इस टाइप से जुड़ जाएगा। तो अब इसका नेट इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा, और अब आप इससे कैपेसिटर्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, नोट द थिंग्स डाउन। देन हम स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं, उनका प्लेट का रेशियो वगैरह क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट पे चार्जेस आते हैं, जिनको हम स्टोर करते हैं प्लेट पे, वो स्टोर कैसे करते हैं
और Q बराबर CV वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, उसकी रियलिटी क्या है, वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत थोड़ी थ्योरी याद हो तो यहाँ पे कैपेसिटर, सपोज कीजिएगा ये आपका एक कैपेसिटर है, मैंने इसको 3Q चार्ज यहाँ दे दिया और मैंने इसको Q चार्ज यहाँ दे दिया। कैपेसिटर के जस्ट ऊपर मैंने ऐसा कुछ किया। अब होगा क्या, पूरे सिस्टम को अगर एज ए सिस्टम माने तो एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा दोनों पे, डिस्ट्रीब्यूट अगर होता है, कनेक्ट कर देते तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, 3Q + Q/2, मतलब इंडिविजुअल पे चार्ज कितना आना चाहिए, 2Q और 2Q। तो सपोज कीजिए आउटर प्लेट पे यहाँ आ गया 2Q और यहाँ आउटर प्लेट पे आ गया 2Q। अब अगर आउटर प्लेट पे यहाँ 2Q है, पूरे पे था 3Q, तो यहाँ कितना आना चाहिए, Q आना चाहिए, तो यहाँ Q आ गया। और यहाँ पे था Q, यहाँ पे है 2Q, तो यहाँ कितना आना चाहिए, -Q। तो कैपेसिटर के पास जो चार्जेस होते हैं, बेसिकली कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट पे सारे चार्जेस को स्टोर करता है। क्योंकि जब भी आप बैटरी वगैरह की बात करते हो तो हम बात किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और अगर आप उनको स्टे कराना चाहते हो, आप कहाँ स्टोर करोगे, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे। और हम पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हमने चार्जेस क्या दिए थे प्लेट्स को, 3Q और Q, हमने तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं की। तब क्या करेंगे, इन दैट केस आपको ये बात याद रखनी है कि जो हायर पोटेंशियल प्लेट होती है, हमेशा चार्जेस किस पे रेस्ट करते हैं, हायर पोटेंशियल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे चार्जेस रेस्ट करते हैं। और उसके सामने इंडक्शन किसका हो जाता है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस का इंडक्शन हो जाता है। क्यों इंडक्शन हो जाता है, ताकि इनके बीच एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी तो वोल्टेज बराबर E.D होता है। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या होती है, वो होती है QA/ε0, ठीक है। अब अगर इस चीज को आप ध्यान से देखें तो V बराबर QD/AE/ε0, या दिस इंप्लॉइज V × A/ε0/D बराबर Q। ε0 A/D is the capacitance of this whole capacitor, as I have taught you in the parallel plate capacitor. So we can write Q बराबर CV। यही रीजन है कि हम Q बराबर CV लिखते हैं, ऐसे ही नहीं हवा में लिख देते हैं। Q बराबर CV लिखने का सीधा सीधा रीजन यही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप Q बराबर CV कब लिख सकते हो, जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दोनों पे क्या हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट नेगेटिव चार्ज सामने वाले पे, ठीक है। अच्छा, सेम अमाउंट क्यों होता है, सेम अमाउंट इसलिए होता है ना ताकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहे। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी तभी हमारी असम्पशंस वैलिड रहेंगी, तभी हमारा ये पार्ट वैलिड रहेगा, नो डाउट, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं। मान लो ये तुम्हारा कैपेसिटर है, इस पर मैंने 5Q चार्ज ले लिया और इस पर मैंने एक -Q चार्ज स्टोर कर दी, ठीक। सपोज करो मैं तुमसे बोलूं नेट चार्ज स्टोर बताइए, और मैं तुमसे ये बोलूं कि नेट पोटेंशियल बताइए प्लेट पे कितना है इफ C इज कैपेसिटेंस। दो चीजें मैंने पूछी हैं, नेट चार्ज स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में, और नेट पोटेंशियल कैपेसिटर पे कितनी होगी अगर कैपेसिटेंस C है कैपेसिटर की। तो अगर हम नेट चार्ज निकाल लें तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, तो पोटेंशियल बराबर क्या होगा, Q/CV होगा। अब ये Q निकालना बहुत मतलब बारीक काम, कैसे निकालेंगे आप, मैंने अभी आपको एल्गोरिथम समझाया। आप करेंगे क्या, पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लीजिए, 5Q - Q क्या हो गया 4Q, 4Q / 2Q, इंडिविजुअल पे चार्ज आउटर प्लेट पे कितना 2Q और 2Q, यहाँ का 2Q नेट आना चाहिए -Q, तो यहाँ कितना आना चाहिए, तो x + 2Q बराबर -Q या x बराबर -3Q। अगर यहाँ आया -3 को तो यहाँ आना चाहिए 3Q आना चाहिए ना। यहाँ कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर 3Q नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब गलत आपने सॉल्व किया है, या कुछ अजम्पशन और भी दी हुई है उसके साथ।
अब 3Q यहाँ माइनस 3Q यहाँ, कैपेसिटर फॉर्म हो गया, तो नेट चार्ज स्टोर था 3Q। अगर कैपेसिटर से चार्ज स्टोर कर रहा था 3Q, तो पोटेंशियल जिसमें वो चार्ज किया गया होगा क्या होगा, 3Q/C। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे इस टाइप का सवाल। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और। सपोज करिए कि ये 6Q है और यहाँ पे चार्ज Q दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पोटेंशियल, कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे। पहली चीज़ आपको बतानी है कौन सी प्लेट जो है, प्लेट एट हायर पोटेंशियल कौन सी है। दूसरा, चार्ज ऑन दैट प्लेट, उस प्लेट पे चार्ज कितना है। और तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सिस्टम का कितना है। ठीक है, तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हाई पोटेंशियल वाली प्लेट, दूसरी उस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज, तीसरा पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए निकालते हैं। नेट चार्ज पूरे सिस्टम का 7Q, तो इंडिविजुअल पे चार्ज डिवाइड करेंगे 2 से, आया 3.5Q। तो अगर 3.5Q आउटर सरफेस पे हम रखें और यहाँ पे है 6Q, यहाँ पे है 6Q, तो यहाँ पे आएगा 2.5Q। यहाँ पे 3.5Q नेट पे चाहिए हमें Q, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, -2.5Q। -2.5Q, अरे भैया तभी तो जब इसको ऐड करोगे तो Q पा जाओगे। अब देखो 2.5Q और -2.5Q मिल गया। अब ध्यान से देखो, कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे, ये वाली प्लेट। कितना चार्ज है इस पे, 2.5Q। चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस सिस्टम का C दिया हुआ था, PD कितनी हुई, V बराबर Q/C, मतलब 2.5Q/C। सो Q बराबर CV में जो Q होता है वो Q हायर पोटेंशियल प्लेट जो कैपेसिटर की होती है उस पर जो चार्ज होता है उसको हम लेते हैं। रिपीट, Q बराबर CV में ये जो Q होता है ये कहाँ से उठाते हैं, हायर पोटेंशियल प्लेट होता है कैपेसिटर से, आप उसकी वैल्यू लेते हैं। क्लियर है? ये चीज़ मैं वापस डिस्कस करूंगा जब मैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल्स और मैक्सवेल्स करेक्शन पढ़ाऊंगा कैपेसिटर के लिए, जब हम AC में धीरे धीरे करके स्टेप करेंगे तब। नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्किट प्रॉब्लम्स या शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम्स इन द कैपेसिटर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में या नीट में जब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की फिजिक्स पूछेगा कभी तो ही आते हैं। ठीक, सपोज कीजिए ये दो कैपेसिटर्स हैं और एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की नहीं, ठीक। दो कैपेसिटर्स हैं और मैंने इनके साथ बैटरीज कनेक्ट करनी है। एक बात याद रखिएगा, कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स डीसी करंट। कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट के लिए एज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इंडक्टर प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर सिर्फ एसी करंट के साथ काम करते हैं, डीसी करंट के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, पर जब प्रॉब्लम्स आएंगी आरसी सर्किट की, जब प्रॉब्लम्स आएंगी एलसी सर्किट की, एलआर सर्किट्स की, तो हम उस वक्त इन सारे असम्पशंस को कभी कभी नहीं मानते हैं। और जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे तब आप इस टाइप के असम्पशन को नहीं मानेंगे, सर्किट को सॉल्व करेंगे, जैसे मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए 8 वोल्ट है, सपोज कीजिए 4 वोल्ट है, सपोज कीजिए 3 माइक्रोफैरड है और ये सपोज कीजिए 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये दो तरीके के कैपेसिटर बनेंगे। और मैंने यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, इस टाइप का एक स्विच दिया हुआ है। ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये 1 है, वायर 1, ये वायर 2, ये वायर 3। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैं इस 2 को प्रेस करूँ तो 1, 2 और 3 से कितने चार्जेस फ्लो होंगे आपको ये बताना है। सवाल समझ में आया? जब मैं इस 2 को प्रेस कर दूँ, इस 2 को क्लोज कर दूँ, तब 1, 2 और 3 से कितने चार्जेस फ्लो करेंगे आपको ये बताना है। तो जब 2 प्रेस नहीं किया, जब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को मार्क करना शुरू करेंगे। अब सुनिए, जब इस 2 को हमने क्लोज नहीं किया तो इट्स लाइक एन ओपन सर्किट एंड वी कैन रिमूव इट।
and if we can remove it, we can read out the figure like this. ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, तो ओवरऑल वोल्टेज आपका 12 वोल्ट हो जाएगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो। और यहाँ ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस आपकी कितनी आ जाएगी? नेट कैपेसिटेंस आएगी 1/1/6 + 1/1/3 मतलब 2/6। 6 ऊपर गया तो 2, तो 2 माइक्रोफैराड नेट कैपेसिटेंस है। चार्ज कितना होता है? C.V मतलब 2 माइक्रोफैराड × 12 वोल्ट्स मतलब 2 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। अब ये 24 माइक्रोकूलम यहाँ से निकला, समझिए यहाँ से निकला, तो यहाँ पे इस प्लेट पे आया 24, इसके जस्ट सामने वाली प्लेट पे -24, फिर इसके जस्ट सामने वाली प्लेट पे 24, उसके जस्ट सामने वाली प्लेट पे -24। बात समझ में क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जब हमने यहां पर एक स्विच रख के क्लोज किया इसको, तब ये सर्किट अलग हो गया और ये सर्किट अलग हो गया। कैपेसिटेंस इतनी, वोल्टेज इतना, इस प्लेट पे चार्ज कितना, यहां से चार्ज कितना है, वैसे 8 वाले में एनालाइज कीजिए तो यहाँ आएगा 48 और यहाँ आएगा 48, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ तो था 24, यहाँ से 24, तो जब आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ एडिशनल चार्ज कैसे आएगा? 48 और -48 ना, ऐसे ही तो आएगा। तो बेसिकली जब आप इसको क्लोज करेंगे तो इस तरफ फ्लो करेगा कितना? 48 - 24 माइक्रोकूलम्स। ठीक, अगर वो ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब 48 ऐसे भी आया होगा, सोच के चलिए 48 - 24 ऐसे आया होगा। अच्छा, इस वाली प्लेट पे अगर आप ध्यान दें 4 वोल्ट ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके आएगा, तो 12 वोल्ट इधर और -12, 12 माइक्रोकूलम इधर और -12 इधर, लेकिन था तो 24, तो इसका मतलब उसमें से कुछ ना कुछ घटा होगा। घटा कितना होगा वो कैसे निकालें? तो घटा ऐसे होगा कि यहाँ से वो वापस गया होगा, कितना गया होगा? 24 - 12 12। अच्छा, तो 12 निकला ऊपर से और नीचे कितना आ रहा है? इधर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है नीचे से, यही तो इस ट्यूब वाले में गुजरेगा, तो 12 + 24 36 माइक्रोकूलम इस वाली वायर में जाएगा। तो 1 पे चार्ज आएगा 24 माइक्रोकूलम, 1 से फ्लो करेगा, 3 से फ्लो करेगा 12 माइक्रोकूलम और सेकेंड से फ्लो करेगा 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये जेईई एडवांस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस यहाँ पे कर दिया। मैं अभी जब आपको डीपीपीज भेजूंगा तो उसमें इसका डिटेल सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डाइइलेक्ट्रिक विद द कैपेसिटर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस विद द डाइइलेक्ट्रिक्स। तो बेसिकली अब जो हम डील करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपका डेरिवेशन भी है, मतलब डेरिवेशन नहीं है सर, थोड़ा सा अगर आपको डेरिवेशन याद रहेगा तो आसान पड़ेगा आपको। तो आइए हम डील करते हैं ओके। तो अब देखिए, सपोज करिए कैपेसिटर, अभी इसके बीच में कुछ नहीं है, एयर है, एयर के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। अगर ये डिस्टेंस है d और ये एरिया है a, तो कैपेसिटेंस होती है ε0 a/d। वेरी क्लियर, वेरी इजी टू। सपोज मैं इस पूरे कैपेसिटर को किसी मीडियम से भर दूं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k, इन दैट केस योर कैपेसिटेंस विल बिकम k ε0 a/d और kc। It will become okay students। तो अब हम देख रहे हैं जब कैपेसिटेंस, जब यहाँ पे हमने a मीडियम लगा दिया डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो उस वक्त हमारी कैपेसिटेंस हुई kc। सपोज कीजिए कि मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक ना लगा के
by 2 K1 या 2 epsilon naught A by D K1। epsilon naught A by D K1 हमारा क्या था? हम बोले थे कि इस पूरा अगर ये ओरिजिनल कैपेसिटर C का होता, इसमें ये D होता, ये A होता, तो बीच का परमिटिव के बाद होता, तो सब कैपेसिटेंस हमारी C, हम ये बोले तो हो गया ये 2CK1। वैसे ही इस पार्ट के लिए कैपेसिटेंस निकालो तो क्या होगा? 2CK। अब ध्यान से देखना, इस एक कैपेसिटर को दो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज में जैसे कनेक्टेड और जोड़ सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस 2CK1, इसकी 2CK2, नेट कैपेसिटेंस निकली 1/2C 1/K1 प्लस 1/K2 निकली। क्लियर है? अच्छा, ये तब था जब हम दो चीज़ों को प्लेस कर रहे थे। सपोज D/3 डिस्टेंस में 3 को प्लेस करते हैं, तब क्या होता? तब ये होता 3C और ये होता K1 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो जनरल फॉर्मूला सपोज करो इस कैपेसिटर में मैंने D/n थिकनेस के n डाइलेक्ट्रिक्स को एक साथ प्लेस कर दिया, तो नेट कैपेसिटेंस कोई 1/1/N3 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 अप टू 1/K। क्लियर है? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन द सीरीज। पढ़ लीजिए इसको, ठीक है? नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये आपका कैपेसिटर है और मैंने A/2 एरिया की प्लेट दी डिस्टेंस के लिए K1 डाइलेक्ट्रिक को भरा है और फिर मैंने A/2 एरिया के लिए K2 डाइलेक्ट्रिक को भरा। तो अब अगर आप इस टाइप के कैपेसिटर को ऐसे देखें और कैपेसिटर को यहाँ B से तोड़ दें, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है? कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैसे जोड़ते हैं, आपको ये बात पता है? तो आइए नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं वही सेम तरीके से। कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A by D। यहाँ K1 है और यहाँ A/2 है, लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D। एप्सिलॉन नॉट A/D होता है C, डिवाइड बाई 2 था तो होगा K1C/2। तो यहाँ की कैपेसिटेंस कितनी है? K1C/2 यहाँ की कैपेसिटेंस और यहाँ की K2C/2। अब ये पैरेलल में कनेक्ट करो तो इस टाइप करेगा K1C/2 प्लस K2C/2। तो अगर इसकी नेट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है तो वो आएगी K1 प्लस K2/2C। बहुत आसान है, ध्यान से सोचेंगे। मान लीजिए मैं एक कैपेसिटर लूँ A/n, जिसका यहाँ एरिया का सरफेस एरिया हो और ये डिस्टेंस D हो और ये K1 हो। फिर मैं जस्ट इसके ऊपर एक K2 ले लूँ जिसका भी A/2 एरिया हो, A/n एरिया हो और D1 हो। ऐसे मैं n कैपेसिटर्स को ले लूँ, यहाँ Kn है, ये भी एरिया A/n है और ये डिस्टेंस D है। इन दैट केस जो नेट कैपेसिटेंस आपकी आनी चाहिए उस पूरे सिस्टम की, पूरा कैपेसिटेंस भरा है, तो K1 प्लस K2 प्लस अप टू n टर्म्स Kn होल डिवाइडेड बाई n C, ये आपके नेट कैपेसिटेंस आएगी। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम क्या डील करते हैं, कैसे इसको डील कराते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो बेसिकली ये बहुत आसान टॉपिक है। स्टूडेंट सोचते हैं बहुत टिपिकल टॉपिक है, पर अगर आपको इसका बेसिक फॉर्मेट याद है तो बहुत आसान टॉपिक है। अगर ये कैपेसिटर है, इतनी दूर में मैं K1 भर रहा हूँ, इतनी दूर में मैं K2 भर रहा हूँ, ठीक है, इतनी दूर में K3 भर रहा हूँ और इतनी दूर में मैं K4 भर रहा हूँ। मैं बोल दूँ ये पूरा एरिया था A, इतनी दूर का था A/2, इतनी दूर का था A/4, इतनी दूर का था A/4, ये पूरी डिस्टेंस थी D और इतनी दूर की थी D/2। 4 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, कितने कैपेसिटर? 4 कैपेसिटर। कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। K1 K2 आपको कैसे दिख रहा है? अगल बगल सीरीज में। तो अगर इसको रीड्रॉ करें तो K1 वाला और K2 वाला तो आपका सीरीज में है
और K3 K4 कैसा है, इस K1 K2 के साथ पैरेलल में। सबसे पहले तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो इसको। ड्रॉ करने के बाद जो आपका कैपेसिटर जिसमें K1 लगा हुआ है, आप इसकी कैपेसिटेंस फाइंड कर लो। ये डिस्टेंस कितनी d/2 और एरिया कितना a/2। तो कैपेसिटेंस कितनी, कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट a/d। वहां K1 था तो K1 एप्सिलॉन नॉट a/2 और d/2, 2 कट गया, K1c। तो ये हो गया K1c। वैसे ही K2 क्या हो गया, K2c। K3 क्या हो गया, अब ये a/4 है, पूरी डिस्टेंस d है, K3c/4 और ये K4c/4। तो K3c/4 और K4c/4। अब इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं भी आपको डीपीपी भेजूंगा। उस डीपीपी में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसके साथ साथ 2 डेरिवेशंस भी हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, दोनों में फोर्स की इक्वेशन कैसे बदलती है वो भी डेरिवेशंस मैंने इसमें दिए हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस पर मत कीजिएगा। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल।